खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं, शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम बैनुल अक़वामी, कौमी और रियासती सतह पर मुबाहिसे मुशायरे करते ही रहते हैं। हमने आज फिर एक बार एक मुबाहिसे का एहतमाम किया है। आज चूँकि हमारा मुबाहिसा इस लिहाज से ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ दो तख्लीक़ात जुड़े हैं। एक तख्लीक़ार कश्मीरी ज़बान में अपनी तवा आज़माई करते हैं और दूसरे भी उर्दू में भी और कश्मीरी में भी अपनी तवा आज़माई करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मोहतरम संजय रैना जी और मोहतरम मंजूर साहब। सबसे पहले मैं संजय रैना जी साहब के पास जाना चाहता हूँ। संजय रैना जी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। संजय रैना जी, अपने बारे में आप हमारे नाजरीन को आगाह वाकिफ कीजिए। आप कहाँ से हैं, शायरी का शौक कैसे हुआ? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। जो भी जुड़े हुए हैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर से, मेरा नाम संजय रैना एसआर है। एसआर मेरा शॉर्ट फॉर्म है संजय रैना का, तो मैंने कोई तखल्लुस नहीं रखा है अपना, एसआर के नाम से ही लिखता हूँ। मेरी जो पैदाइश है तो शुरुआत हम कश्मीर से ही करेंगे क्योंकि अभी मैंने खैरन भी कश्मीर का ही पहना है। मैं चंडीगढ़ में हूँ लेकिन शुरुआत में कश्मीर से ही करूंगा। मेरा जन्म अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में किनगाम बनपोरा एक विलेज था, वहां पर हुआ। तो मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो इस्लामिया हनफिया इंस्टीट्यूट अनंतनाग में हुई है। उस टाइम बहुत फेमस स्कूल था वहां पर, इंग्लिश मीडियम एक ही था हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद 1990 में वहां से हम आके जम्मू में, मेरे फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उनका अभी देहांत हुआ है 6 महीने पहले, और मेरी मदर भी एजुकेशन में ही थी। तो वहां से हम आके फिर जम्मू में आए। तो जम्मू में मेरा जीजीएम साइंस कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की मेडिकल में, और उसके बाद मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में मैंने एमबीए किया। मेरा मेजर फाइनेंस एंड मार्केटिंग था। तो उसके बाद चंडीगढ़ में मैं एडवर्टाइजिंग लाइन में, मेरे को ऑलमोस्ट अब 2 डिकेड्स हो गए एडवर्टाइजिंग लाइन में। आई एम वर्किंग एज जीएम इन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो हमारी कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग है मीडिया के साथ, जैसे जितने भी न्यूज़पेपर्स साउथ इंडिया है उनके साथ हमारा टाइप होता। तो हम कॉर्पोरेट क्लाइंट का यहाँ एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो मेरी एक अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग। तो इसके बाद मेरा जो हुआ लिखने का वो 2011 से हुआ। आपको जानकर ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ना मुझे प्रॉपर हिंदी आती है ना मुझे उर्दू आती है। पढ़ाओ तो इनिशियली आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स इन इंग्लिश ओनली, लेकिन एक मेरे साथ एक हादसा सा हुआ, हादसा या इंसिडेंट कहेंगे, जो थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा। मेरा 2011 में आई वॉज बेड रिटन फॉर 15 डेज। मेरा को डेंगू हुआ था उस टाइम, जैसे आजकल कोरोना है उस टाइम डेंगू भी हुआ करता था। तो उन 15 दिनों में मैं बिल्कुल बेड रिटन था। आई वॉज वेरी एग्रेसिव इन माई लाइफ। बीइंग एन एमबीए एक जुनून था काम करने का। आई यूज्ड टू फील कि मेरे से ये सारी दुनिया चलती है। तो यूजुअली कश्मीरीज जो होते हैं ना, वी आर वेरी एग्रेसिव पीपल। एग्रेसिव इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब एक, अगर हम बात भी करेंगे ना, मैं अब बताऊंगा आपको, मैं 20 साल चंडीगढ़ में हूँ। यहाँ पर अगर हम 4 लोग, आवाज जो गूंजती है वो कश्मीरी की ही गूंजती है। वो कहते हैं, पहले भी कहते थे, गुस्सा तो नहीं है, मैं कहता नहीं हमारा लहजा ही है ऐसी बोलने का। तो 2011 में समहाउ मैं बीमार पड़ गया। तो वो 15 दिन में आई वॉज बेड रिडन। तो उस दौरान मेरे को ना, मैं जुड़ गया अपने आप से। मैं एक बात बताऊं आपको, तो जब वो अपने आप को मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैं एक्चुअली दुनिया में आया क्यों हूँ, तो जितना मैं अपने आप से जुड़ता गया उतना एक्सप्रेशन मेरे चेंज हुए। एज ए पर्सन भी काफी चेंजेस आ गई। तो मैंने लिखना शुरू किया और मेरी जो पहली पोएम थी
تیری یاد. جی 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 ہاں جی میں آپ کے پاس جی سنجے جی میں آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ. ہمارے ساتھ ایک اور صاحب جڑے ہوئے ہیں, منظور صاحب, آپ کا بھی ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے. منظور صاحب, آپ کا تعلق کہاں سے ہیں اور آپ اپنے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ سب کو اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اور تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی وسادت سے میں آج آپ کے سامنے روبرو ہوں. میری پیدائش شہری خاص صفا قدر سری نگر میں ہوئی ہے, اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نواز سری نگر میں سے میری تعلیم کا دور جو تھا شروع ہوا. اس کے بعد گھریلو حالات کی وجہ سے زیادہ پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہوا. کچھ ایسے بھی معاملات تھے گھر میں کہ میں پڑھائی آگے جاری نہ رکھ, لیکن اردو لکھنے کا, کشمیری لکھنے کا بڑا شوق تھا بچپن سے. اس وقت ہم رہائش پذیر بیمنا سری نگر بائی پاس میں ہیں, اور پیشے سے میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں, اور میں اکاؤنٹس پرسن اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سول سیکریٹری. شاعری کا جو شوق تھا وہ اصل میں میرے والد محترم مرحوم فقیر عبدالسلام صوفی صاحب کو تھا, جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے. 2011 میں وہ انتقال کر گئے. ان کا بھی بہت کچھ کلام وہ لکھنے کا شوق رکھتے تھے, اور میں بچپن سے ان کا وہ کلام بند کرتا تھا. کشمیری لکھنے کا شوق تھا, لیکن اپنا کلام نہیں تھا. جو بھی تھا والد محترم کا تھا, اور وہ صوفی لائن میں بچپن سے تھے. تو آغاز اس کلام کا لکھنے کا شوق تبھی سے ہوا. تو وہ مجھے مرحوم بلاتے تھے, اور ان کو کلام آتا تھا. وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, وہ بالکل پڑھا نہیں تھے وہ میرے والد محترم, لیکن وہ مجھے بلاتے تھے اور مجھ سے اپنا قلم بند کرواتے تھے. تب سے مجھے اس کا شوق بھی ہوا, اور ان کا بھی بہت کلام ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوا نہ مسائل حالات کی وجہ سے. تو میں اپنے والد محترم کے مزار پر وقتاً فوقتاً جاتا تھا, لیکن پچھلے 2-3 سال سے میں بہت زیادہ جانے لگا ان کے قبرستان پر. مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں ایک لگن سی زیادہ ہو گئی جب میں ادھر جاتا تھا. جی منظور صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. منظور صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. سنجے منظور صاحب, آپ اپنا ایئر فون جو ہے وہ آپ اپنے فون سے ہٹائیے. ایئر فون جو آپ کا ہے, ہاں یہ آپ ریموو کیجئے. ایئر فون کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو آپ کا جو ہینڈز فری ہے. منظور صاحب آپ اپنا یہ ایئر فون ہٹائیے فون سے. نہیں, فون سے ہی نکالیے, فون سے ہی. اچھا, ہاں فون سے ہی بات, فون سے. ہاں سنجے جی, چونکہ آپ شاعر ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شاعری تو آپ کا. میرے حساب سے شاعری جو ہے ایکسپریشن ہے. اب شاعر, میرے کو وہ لوگوں نے کہا کہ شاعری کیا ہوتی ہے. شاعری بیسیکلی میں اپنے حساب سے کہوں گا, میں ڈیفینیشنز میں نہیں جاؤں گا. میرے حساب سے جب ہم کسی خیال کو ایکسپریس کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ورڈز ہوتے ہیں ریدمک طریقے سے, اور ایک مختصر سی بات ہم بیان کرتے ہیں, جو کہ کچھ چیزوں 4-5 لائن سے ہی وہ پورا مطلب جو ہمارا ایکسپریشن ہے, وہ میرے لیے تو شاعری ایکسپریشن ہے. ایکسپریشن آف مائی فیلنگس, ایکسپریشن آف مائی ایموشنز, اینڈ ایکسپریشن آف واٹ آئی سی ان فرنٹ آف می. چاہے وہ دنیا کو میں آبزرو کر کے ایکسپریس کرتا ہوں, میرے لیے ایک ذریعہ ہے ایکسپریشن کا. جی
संजय जी, एक नज़रिया है, एक ट्रेंड हुआ करती थी जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव अदब, तरक्की पसंद अदब. उस वक्त 1936 की बात है, वो कहा करते थे, प्रोग्रेसिव जो अदीब थे, तरक्की पसंद अदीब थे, वो कहते थे हम वही अदब लिखेंगे, वही पोइट्री लिखेंगे जो ज़िंदगी के लिए कारआमद साबित हो. कुछ अदीब लेकिन कहते हैं खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं, शेर कब नाम कमाने की, या हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे, दिल पे जो गुजरती है रकम करते रहेंगे. कुछ अदीबों का मानना है कि शायरी वो होनी चाहिए जिसमें इनकलाब लाने की ताकत हो, जो ज़िंदगी की अक्कासी करे. और कुछ अदीबों का मानना है कि शायरी जो है अदब बराए अदब होना चाहिए. कुछ कहते हैं अदब बराए ज़िंदगी और कुछ कहते हैं अदब बराए अदब. तो आप किस किस्म की शायरी लिखते हैं? सर देखिए, मेरे हिसाब से जो शायरी है वो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन उस एक्सप्रेशन का एक मैसेज भी होना चाहिए जो कि एक सिविलाइज्ड मैनर में होना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको समझ आ सके, वो अपने आप को रिलेट करे उससे. अगर मैं कुछ लिखता हूं तो उससे वो जो एक हमारी फीलिंग है वो छू लेनी चाहिए हर किसी के दिल को, और ऐसे छूनी चाहिए कि एक रेप्यूटेड वे में, एक अच्छे तरीके से, जो कि हम लोअर लेवल तक नहीं जा सकते. अगर मैं आपको पंजाब की बात करूंगा, क्योंकि आई एम इन पंजाब फॉर लास्ट 20 years. आपने देखा होगा बहुत सारे संगीत है यहाँ पर, या गीत है वो रैप वाले, वो पंजाब है, उसमें गाली गलौज भी होती है. उसको हम अदब नहीं कहेंगे, वो तो एक ऐसा ट्रेंड है. इवन मैंने कश्मीर में भी कुछ सॉन्ग्स देखे हैं कि वो डाउन द लाइन, हम उसको अदब नहीं कह सकते. एक रिदमिक वे में आप कुछ भी लिख लोगे या कुछ भी करोगे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बट हम एक समाज में रहते हैं. एक जो शायर होता है उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वही करे जिससे आपस में कोई भेदभाव ना हो, एक बायस नहीं होना चाहिए शायद, और उसमें अदब भी जुड़ा होना चाहिए, उसमें फीलिंग्स भी होनी चाहिए जो हर किसी के साथ हर कोई रिलेट करे. अगर आप मुझे इजाजत दोगे, मैंने कश्मीर के बारे में हमारे दूसरे मेहमान जुड़े हैं, सैयद नारवली साहब जम्मू से. जैसा कि संजय जी, मैं आपसे पूछ रहा कि जो तरक्की पसंद तहरीक कहती थी कि अदब बराए ज़िंदगी होना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था कि अदब बराए अदब होना चाहिए. तो आपका क्या इस हवाले से अपना मौक़िफ़ है? सर मैं तो ये मानता हूं कि दोनों का मिक्सचर होना जरूरी है. अगर हम देखो, समाज में बहुत सारी चीजें होती है, तो एक शायर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ राइटर, चाहे वो शायर है या राइटर, उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर समाज में कुछ चीजें हैं तो एज अ राइटर या एज अ शायर हम उस चीजों को देखते हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि उनको हम समाज तक कैसे पहुंचाए. ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन आ जाएगी हमारे कहने से ही, लेकिन एक अदब के साथ वो जुड़ जाती है चीज. तभी तो ये बात है कि हम 18वीं सदी की शायरी भी अभी तक पढ़ते हैं और हमें लगता है कि वो जैसे आज के लिए ही लिखी है, चाहे गालिब है, चाहे जितने भी पुराने शायर रहे हैं. तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने समाज को देखा है, और समाज ने अगर उस टाइम उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उनका जो कलाम है वो आने वाले टाइम तक ऐसा रिवॉल्यूशन पैदा करता है, और एक उसी रेवोल्यूशन से समाज में बदलाव आता है. हमारा एक फर्ज बनता है, मैं कहता हूँ जितने भी शायर है, इस पर मत जाइए कि हमारी पॉपुलैरिटी कैसी है, हमें लोग जानते हैं ना पहचानते. हमारा जो वो कहते हैं ना, परफॉर्मेंस स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स, तो हमारी जो परफॉर्मेंस एज ए शायर है, आप जो लिखते हो, वो समाज को कितना बदलेगा, अभी नहीं बदलेगा तो कभी ना कभी बदलेगा, लेकिन उसका मैसेज ऐसा होना चाहिए जो आपस में प्यार मोहब्बत, और बायस नहीं होना चाहिए शायर को या कोई भी क्रिएटिव राइटर जो भी है, उसको अपने आप को अलग रखना चाहिए. जिस चीज से वो जुड़ा है वो उसी पर. क्योंकि आपने देखा होगा, थोड़ी सी ये अलग सी बात करता हूं मैं, आजकल तो लोग पॉलिटिशियंस पर भी शायरी करते हैं, तो वो क्या है, वो तो एक इंडिविजुअल को वो पैटर्नाइज कर रहे हैं. हमें इंडिविजुअल को पैटर्नाइज नहीं करना है, हमें समाज को करना है.
हम समाज से जुड़े हुए हैं, हम समाज के लिए करेंगे, हम एक बंदे के लिए करेंगे, एक कौम के लिए करेंगे, वो भी गलत है। हम पूरे समाज के लिए लिखना चाहिए। तभी मैंने ये वर्ड यूज किया कि बायस नहीं होना चाहिए, सिविलाइज्ड मैनर में होना चाहिए और मैसेज क्लियर जाना चाहिए पूरे समाज के लिए। अल्टीमेटली सर बात यही है कि अच्छाई फैलाओ और मोहब्बत से फैलाओ, वो डाउन द लाइन अभी नहीं तो कभी ना कभी तो असर करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप संजय जी फरमा रहे थे अभी कि जो शायरी में खासियत होती है कि शेर पुराना नहीं होता। बेहतरीन शेर की यही पहचान है कि ये हर वक्त में हम इसमें मानवियत रहती है, इसमें वक्ती मानवियत हमेशा बरकरार रहती है। चाहे कली कुतुब शाह का शेर हो, वो आज भी मानवियत के लिहाज से मौजून है, और गालिब से लेकर गालिब जैसे कि मॉडर्न शायर है, या फैज़ की बात हम करें तो उनके यहाँ असली मानवियत हमेशा से रही है। मंजूर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मंजूर साहब चूँकि आप सूफ़ी शायरी के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सूफ़ी शायरी और जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी मास शायरी हो रही है, कितना फ़र्क है उस शायरी और सूफ़ी शायरी में? जहाँ तक मेरा मानना है, कश्मीरी शायरी सूफी जो है उसका एक अपना एक पस मंजर है। ये एक वसी मौजू है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इसके बारे में बयान कर सकूं इस प्लेटफॉर्म पर। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ बयान करूं। मैं अभी अपने आप को एक छोटा सा तालिब इल्म समझता हूँ। इस मोमेंट एक अपना पस मंजर है कश्मीरी सूफी शायरी का कि हमारे कल अल्फाज मेरे कम पड़ जाएंगे कि अगर इसके बारे में मैं कुछ बताऊं। मैं अपने आप को एक छोटा सा तालिब इल्म समझता हूं। हाँ, एक कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना कलाम लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हाँ, संजय जी के बात से मैं सहमत हूं कि शायर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात कहने का। समाज में मुख्तलिफ तरीके के कुछ होते हैं, उसमें बयान करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है शायर को कि वो उस अपनी शायरी से अपना मैसेज जो समाज में कुछ भी हो उससे वो प्लेटफॉर्म पर सकता है, शायरी के अंदाज में बता सकता है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है शायरी का। लेकिन शायर को बहुत सारी चीजों का ख्याल भी रखना पड़ता है, अपने कलाम पर गौर खोज भी करना पड़ता है पहले कि मेरा कलाम सही जा रहा है, इसकी जो दिशा है यह समाज में सही असर कर रही है कि गलत असर कर रही है। इन चीजों का शायर को अच्छा खासा ख्याल रखना चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरा सोचना है जी। हमारे साथ चूंकि सईद साहब जुड़े हुए हैं, सईद साहब आप अपने ख्यालात से नवाजिए नाज़रीन को कि आपके क्या ख्यालात है इस हवाले से जो इस वक्त बहस चल रही है। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन किराम को प्यार भरा सलाम पहुंचाना चाहता हूं, और जो हमारे मेहमान आज हमारे से जुड़े हैं, संजय जी चंडीगढ़ से हैं और हमारे श्रीनगर से, इनको तो खैर इनसे मुलाकात होती ही रहती है। मैं एक बात कहूंगा कि बहुत अच्छा लगता है कि एक ही डाली के दो फूल जो इस वक्त दो प्रांतों में हैं, एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे हो गए, तो ये खुशी की बात है। संजय जी को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि इस बरादरी के जो लोग हमारे हैं, मैं कहता हूँ कि ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। बिल्कुल, जो इस वक्त कश्मीर से बाहर रहते हैं, खैर ये तो सब अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है, लेकिन बाहर रहकर भी हमारी इस पंडित बरादरी ने, इस कम्युनिटी ने जो अदब की खदमत की और कर रहे हैं, ये वो काबिल तहसीन है। इसके साथ साथ जो हमारे कलमकार, जो हमारे शोरा हजरात, अदीब हजरात कश्मीर में है, उस वादी में है, इतनी सारी डिस्टर्बेंस रहने के बावजूद भी, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली डिस्टर्ब रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने कलम को हमेशा थामे रखा और अपनी आवाज जो समाज को, जैसे भी संजय जी फरमा रहे थे,
समाज को जो उनका एक दायित्व होना चाहिए उसमें उन्होंने कमी नहीं देखी। कलम ही एक ऐसी चीज है जो तकदीर बदल देती है। कौमों की तकदीर बदलने के लिए शायद कलम के बराबर कोई ऐसा हथियार नहीं है जो अभी तक वजूद में आ गया। मैंने संजय जी की शायरी पढ़ी है, चूंकि हिंदी में लिखते हैं, जब उसकी गहराई में जाते हैं, जैसे अभी फरमा रहे थे कि शायर को एक ऐसी शायरी करनी चाहिए जो हर वक्त, हर एक माहौल में, हर एक सिचुएशन में एकदम सूट हो जाए। जैसे अगर हम नुंद्रिश रहमतुल्लाह अलैह का शायर पढ़े, आन पोश के लिए वान पोश, कई सौ साल पहले उन्होंने अपना ये वाक कहा है, लेकिन आज भी वो बिल्कुल मिन एन एडजस्ट हो जाता है आज के माहौल में, और हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो सरकारी सतह हो या अवामी सतह हो। तो एक शायर अगर सच्चे मानों में, उसको हम कहेंगे एक नेक नीति के साथ कलम उठाता है और ये समझकर शायरी करता है कि इससे मेरे समाज में कुछ अच्छा बदलाव आ जाए, तो बदलाव जरूर आ जाता है, उसमें कोई शक नहीं, चाहे वो शायरी किसी भी भाषा में हो, किसी भी जबान में हो। जी सैयद साहब, मैं आपके पास जी मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। संजय जी, क्योंकि हम अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मैं संजय जी से मुल्तमिस हूँ। संजय जी से मेरी गुजारिश है कि आप अपने कलाम में से कुछ इनायत फरमाए, हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी। मैं कश्मीर के बारे में कुछ महीने पहले लिखा था, तो वो कुछ 2-4 लाइन आपको सुनाता हूँ। इरशाद। आपको उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बेबसी आबशारों की, बेबसी आबशारों की, तड़प ये चिनारों की, बेबसी आबशारों की, तड़प ये चिनारों की, दर्द दास्तान बहारों की, वादी ये गुलजारों की, वादी ये गुलजारों की। ये सब की इसका कोई नहीं, ये सब की इसका कोई नहीं। कहाँ गई वो विरासत ललगद और निंद्रिश की, कहाँ गई वो विरासत ललगद और निंद्रिश की, रह गई ये सरमाएदारों की, बेबसी आबशारों की, तड़प ये चिनारों की। इसमें थोड़ा दर्द भी है, लेकिन ये हकीकत है। पूछ लो गुजरते लम्हों से, पूछ लो गुजरते लम्हों से, कैसे निकली वादी मरहलों से, पूछ लो गुजरते लम्हों से, कैसे निकली वादी मरहलों से, रह गई ये दावेदारों की, बेबसी आबशारों की, तड़प ये चिनारों की। बर्फ की चादर छुपाती है दाग, बर्फ की चादर छुपाती है दाग, ठंडी हवाएं मिटाती है दिलों की आग, ठंडी हवाएं मिटाती है दिलों की आग, नफरत के तलवारों की, बेबसी आबशारों की, तड़प ये चिनारों की। कोई हमसे, बहुत खूब, शुक्रिया। कोई हमसे भी पूछे, पूछ ले रजा क्या है, कोई हमसे भी पूछ ले रजा क्या है, हिजर से बढ़कर सजा क्या है। कोई हमसे भी पूछे रजा क्या है, हिजर से बढ़कर सजा क्या है, फरियाद ये लाचारों की, बेबसी आबशारों की, तड़प ये चिनारों की, तड़प ये चिनार। बहुत 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 खूब संजय जी, क्योंकि आपने बेहतरीन कलाम सुनाया, मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, और अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा। बड़ी खुशी महसूस हुई हमें भी। हमारे साथ मंजूर साहब है, मंजूर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मंजूर साहब अपने कलाम से कुछ इनायत फरमाए। शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, आपकी ज़रा नवाजी, क्योंकि मेरी शायरी कश्मीरी में है, मुलाजा क्या मुझे पसंद है कि आपको पसंद आ जाएगा। इनायत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तश्न लबन कर सराव, मैं तश्न लबन कर सराव, मैं चाओ मो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तश्न लबन कर सराव, मैं चाओ मो या रसूल अल्लाह, लगुम जिगरस अंदर आमताव,
میں چاہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درے سمسار بچھس بیمار درے سمسار بچھس بیمار نظر کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلبگار دل چھ پھٹنس آم طلبگار دل تہ پھٹنس آم میں چاہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوم پیارام صبح تا شام گوم پیارام صبح تا شام مصر بر یا رسول اللہ کرکنا از یتی ٹھہراؤ میں چاہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس چھک معطر چھک مقدس چھک معطر چھک سی منور یا رسول اللہ میں لگمت چھم اندر زنگار میں چاہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھک سردار رسولن ہند تو چھک سردار رسولن ہند بلا شک یا رسول اللہ تو چھک غم خار غریبن ہند میں چاہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھسائی نادم خطا بڑ چھم ملاحظہ کیا کریو چھسائی نادم خطا بڑ چھم چھلم دل یا رسول اللہ چھک رحمت سراتا پائی چھک رحمت سراتا پائی میں چاہوں یا رسول اللہ ون امیک آخری بند پیش نظر چانی چھبس کافی نظر چانی چھبس کافی میں صوفس یا رسول اللہ نظر چانی چھبس کافی میں صوفس یا رسول اللہ بنم شادی میں از یک بار میں چاہوں یا رسول اللہ میں تشن لبن پکر سلام میں چاہوں یا رسول اللہ گم جگرس اندر آمتاؤ میں چاہوں یا رسول اللہ والسلام. بہت بہت خوب بہترین کلام آپ نے سنایا بہترین کلام آپ نے سنایا. میں سید نارولی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کلام فرمایا تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی تنقیدی جائزہ ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں. عرفان صاحب جو کہ وقت کی کمی ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ جب کوئی شاعر قلم اٹھاتا ہے کچھ لکھنے کے لیے تو اس کے پیچھے جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ مقصد چھلکتا ہے اس کے کلام میں، لیکن جب وقت اس کا آتا ہے صحیح وقت آتا ہے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے جب ہم کسی کی شاعری پڑھتے ہیں، چاہے نظم ہو، غزل ہو، رباعی ہو، مصنوعی ہو، ہم اس کو بالکل لائٹلی لیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں اس کا مول پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی چیز ہے. لیکن پروگرام کی اختتام کے سے پہلے ابھی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اردو ورلڈ سری نگر پر میسیج کر رہے ہیں باہر سے، خاص کر جو ہماری پنڈت برادری ہے، کیونکہ کافی اس میں کافی قلم کار ہے، کافی سنجیدہ لوگ ہیں، کافی ادیب لوگ ہیں جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے ادب کی اور کر بھی رہے ہیں، اور ہمیں کر رہے ہیں کہ ہم بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. تو میری ان سے ونتی ہے، گزارش ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے یہ ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ جب بھی چاہیں آپ آ سکتے ہیں، ہم دل کی امی کہریانوں سے آپ کا خوش آمدید کریں گے. یہی شاید ایک رستہ ہے کہ جو بکھرے ہوئے ہم جو ہماری جو برادری جو ہمارا جو حصہ بکھر چکا ہے اس کو ایک جٹ کرنے کا شاید یہ بہترین موقع ہوگا اگر آپ لوگ سہمت ہیں اس کے ساتھ. جی صحیح. اور اس کے ساتھ ہی بالکل اس کے ساتھ we are running out of time. ہاں، کیونکہ سنجے جی سے کیونکہ آخر پہ پیغام لینا ہے تو میں اب براہ راست سنجے جی کے پاس جانا چاہتا ہوں. سنجے جی، اختصاراً آپ کا کیا پیغام ہے آپ کے جو کشمیری بھائی بہن دیکھ رہے ہیں آپ کو، جو آپ کے ہمسایہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھی آپ کے محب دیکھ رہے ہیں. میرا یہی پیغام ہے کہ پیار محبت سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے. ہم نے ابھی ایک ایسا سٹیج دیکھا کرونا کا
तो जो हम में ईगो सा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, एकदम धराशायी हो गई। तो इस चीज को समझो, ये खुदा ने एक इंडिकेशन, खुदा साहब ने एक इंडिकेशन दी थी हमें, अभी भी वक्त है। देखिए, जो ऊपर वाला है वो बहुत मौके देता है। ये एक जैसा एग्जाम होता है, एक एग्जाम दूसरा एग्जाम, वो मौके देता है, लेकिन हमें समझना है। और लास्ट में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, इनायत फरमाए। किससे पूछे रास्ता यहाँ, एक लास्ट, किससे पूछे रास्ता यहाँ, दिखता नहीं कोई इंसान है, यहाँ एक भीड़ है, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। सबसे बड़ी बात है, जो हिंदू है या मुसलमान है, सरदार है, हमें अपना रास्ता समझना है कि हमारे जो पैगंबर है, जो हमारे देवता है, जो हमारे अवतार है, उन्होंने हमें क्या सिखाया, मोहब्बत ही सिखाया है, इंसानियत सिखाई है, उससे जुड़े रहे। बाकी वक्त अच्छा आएगा, उम्मीद यही है, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा हो। बिल्कुल। जैसा कि संजय जी ने भी पैगाम में एक शेर इनायत फरमाया, तो मैं भी एक इकबाल का एक शेर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीतों में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीतों में है, धरती के बाजुओं की महकती प्रीत में है। तो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। मैं तीनों मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे, चंडीगढ़ से संजय जी जुड़े हुए थे, इनके भी हम दिल की गहराइयों से मशकूर ममनून हैं। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े थे मंजूर साहब, इनके भी हम मशकूर ममनून हैं। और जम्मू से हमारे साथ सैयद नारवली साहब जुड़े हुए थे। इंशाल्लाह किसी